हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीएमटी गोंडा पर। कल हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा और वैद्युत आवेश के कुछ गुण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वैद्युत आवेश अगर समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे के समीप आने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाने पर उनके बीच आकर्षण कार्य करता है। तो इसी के साथ और भी हमने बताया था प्रकृति कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं और वैद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, यानी प्रकृति का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इन सब बातों पर कल चर्चा हो चुकी थी और आज अब हमें ये जानना है कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण आवेशों के बीच बल कार्य करता है, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं तभी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं? बिना आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण अगर नहीं होता तो कंघा सूखे बालों में रगड़ने पर हल्के कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या हल्के कागज में आवेश मौजूद था? क्यों आकर्षित कर रहा है? क्या ऐसी प्रक्रिया हो रही है? वहां तो जो हल्का तिनका है, छोटे कण हैं या कागज के टुकड़े हैं, उस पर तो कोई आवेश नहीं होता। फिर भी अगर कोई अचालक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में रगड़ के उसके समीप ले जाएं तो उसको आकर्षित कर लेता है, तो उसमें तो कोई आवेश नहीं, फिर आकर्षण क्यों? तो आज इसी का कारण जानना है कि वैद्युत आवेशन जो होता है वो केवल घर्षण द्वारा ही नहीं होता, इसके और भी कारण हैं। वैद्युत आवेशन के प्रकार आज हम लोगों को पढ़ना है कि वैद्युत आवेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो आवेशन का प्रकार जैसा कि यहां हेडिंग डाला गया है, 3 तरह के आवेशन के प्रकार हैं। हम घर्षण द्वारा भी किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, और दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, और तीसरा है चालन द्वारा। तो कागज के छोटे टुकड़े का आकर्षित होना प्रेरण द्वारा आवेशन को प्रदर्शित करता है कि जब हम किसी अचालक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में रगड़ के उसके समीप ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े में प्रेरण होता है। प्रेरण क्या होता है? तो प्रेरण की प्रक्रिया कुछ यहां समझाया गया है। प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 2 वस्तुएं बिना संपर्क में आए ही उनके बीच आवेशन हो जाता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकती है। तो उसी में से एक उदाहरण दिया गया है। यहां ए बी सी डी ई करके 5 चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें ए वाले फिगर में यह दिखाया गया है कि एक उदासीन धात्विक गोला लिया गया है। यह उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब कि दोनों पर, यानी दोनों आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर मात्रा में है। जब दोनों आवेश बराबर मात्रा में होते हैं तो उन पर कोई आवेश प्रदर्शित नहीं होता, यानी टोटल आवेश शून्य रहता है। जैसा कि हम आवेश के गुण में आवेश की योज्यता देख चुके हैं कि अगर समान मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश की उपस्थिति है तो कुल आवेश शून्य हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां एक उदासीन धात्विक गोला दिखाया गया है, और बी वाले चित्र में हमने क्या देखा कि जैसे ही इसके समीप कोई ऋण आवेशित प्लेट को लाते हैं, यह उदासीन धात्विक गोला ध्रुवित हो जाता है। इसमें मौजूद धन आवेश इस ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जबकि जो इसमें ऋणावेश है वो विपरीत सिरे पर चला जाता है। यानी समान मात्रा में इसमें धनावेश ऋणावेश मौजूद थे, और जैसे ही हमने ऋण आवेशित पट्टी को इसके समीप रखा तो यह इसके धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ऋणावेश को विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। अब अगर हम इस धात्विक गोले के दूसरे सिरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर दे, पृथ्वी से अगर कनेक्ट कर दे तो जो ऋणावेश दूसरे सिरे पर आया है वह पृथ्वी में चला जाएगा। यानी यहां के ऋणावेश पृथ्वी द्वारा कनेक्ट होने पर, भू संपर्कित किए जाने पर वो निरावेशित हो जाएगा। अब वो सिरा निरावेशित हो चुका। अब अगर पृथ्वी से कांटेक्ट हटा दिया जाए, अगर इसका पृथ्वी से कांटेक्ट हटा दिया जाए तो कुछ ये सिचुएशन दिखाई देगा, और ये ऋणावेश पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और इस गोले में केवल और केवल धनावेश मौजूद है। अब अगर इस ऋणावेशित पट्टी को पीछे खींच ले
तो यह धन आवेश जो एक सिरे पर था, इसके ऋणावेशी प्लेट के आकर्षण के कारण अब इस प्लेट को हटाने के बाद यह धन आवेश पूरे गोले में समान रूप से प्रसार इसका हो जाएगा, समान रूप से बिखर जाएगा या समान रूप से पूरे गोले पर फैल जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रेरण द्वारा आवेशन प्रक्रिया कहलाता है। इसमें एक दूसरे के बिना संपर्क में आए ही यह आवेशन की प्रक्रिया की गई है। ये धात्विक गोला को बिना छुए, बिना स्पर्श किए हम एक ऋणावेशी प्लेट द्वारा इसको आवेशित कर सकते हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिना संपर्क में आए या बिना छुए किसी धात्विक गोले को कैसे आवेशित किया जा सकता है, तो उसका जवाब होगा प्रेरण द्वारा। तो अभी तक जो पहले पढ़ चुके हैं वो घर्षण द्वारा आवेशन को प्रदर्शित कर रहा था और ये प्रेरण द्वारा। तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनके किसी अचालक पदार्थ को रगड़कर उसके समीप लाने पर जो आकर्षण दिखाई देता था वो प्रेरण द्वारा आकर्षण ही है, उसी को यह प्रदर्शित करता है। और एक तीसरा आवेशन का प्रकार है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई धात्विक गोला आवेशित है और उसको किसी अनावेशित गोले के संपर्क में लाएं, यानी किसी तार द्वारा एक अनावेशित गोले के संपर्क में कर दें, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दें, तो धन आवेशित जो धात्विक गोला है इसका 50% आवेश अनावेशित वाले पर चला जाता है। क्योंकि इस पर आवेश शून्य है और ये क्यों आवेशित है, जैसे ही तार से इन दोनों को एक दूसरे से संपर्कित करेंगे तो इसका 50% यानी जितना भी आवेश होगा वो बराबर मात्रा में दोनों में विभाजित हो जाएगा और दोनों पर आवेश बिल्कुल बराबर हो जाएगा। फिर आवेश का प्रवाह जो तार द्वारा हो रहा था वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई आवेशित हो रहा है, जब ये Q/2 आवेश इसमें पहुंचेगा तो अब ये भी आवेशित हो चुका। अगर हम तार को काट दें तो दोनों ही बराबर मात्रा में आवेशित रहेंगे। तो इस प्रकार के आवेशन को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आवेशन के 3 प्रकार हम लोग पढ़ चुके, जैसा कि जानते हैं वैद्युत आवेश पढ़ रहे थे और वैद्युत आवेश के बाद में हम लोग आवेशन के प्रकार पढ़े हैं। और वैद्युत आवेश अगर कहा जाए कौन सी भौतिक राशि है, तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसके मात्रक के बारे में चर्चा हो चुकी। अब हम बिंदु आवेश को समझते हैं। बिंदु आवेश क्या होता है? तो बिंदु आवेश जब कोई 2 आवेशित पिंड हैं और वह एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं और उनकी दूरी की तुलना में उनका आकार बहुत छोटा है, तो ऐसे पिंड को या ऐसे बिंदु को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। अगर कोई 2 आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों और उनकी दूरी की तुलना में उनका आकार बहुत छोटा हो, तो हम उन छोटे आवेशित कणों को बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो इन्हीं बिंदु आवेशों पर कूलाम ने नियम दिया है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जैसा कि थंबनेल में भी डाला गया है, कूलाम का नियम। आज ये पूरा वीडियो कूलाम के नियम पर होने वाला है। तो कूलाम का नियम क्या था? तो बिंदु आवेशों से ही संबंधित था। हम पीछे देख चुके हैं कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण है क्या? तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। बल हैं ये दोनों, आकर्षण या प्रतिकर्षण 2 तरह के बल हैं। इन दोनों बलों को हम कंबाइंड रूप में वैद्युत बल भी कह सकते हैं, संयुक्त रूप में, क्योंकि ये वैद्युत आवेशों के मध्य कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको हम वैद्युत बल भी कह सकते हैं। तो 2 स्थिर बिंदु आवेश, अभी तक जो भी चर्चाएं हो रही है वो स्थिर बिंदु आवेश पर या स्थिर आवेश पर हो रही है, ये स्थिर विद्युत की बताया जा रहा है। तो कूलाम ने जो नियम दिया है वो स्थिर बिंदु आवेशों पर दिया है कि अगर 2 स्थिर बिंदु आवेश निर्वात में रख दिए जाएं, निर्वात में 2 स्थिर बिंदु आवेश रख दिया गया, मान लीजिए इस पर आवेश है Q1 और दूसरे पर आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी हमने ले लिया R। 2 बिंदु आवेश R दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण इसलिए कहा गया, हो सकता है Q1 व Q2 समान प्रकृति के हो अथवा विपरीत प्रकृति के। अगर समान प्रकृति के होंगे
तो प्रतिकर्षण कार्य करेगा, विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण कार्य करेगा। इसीलिए हम कूलाम के नियम में क्या देखते हैं कि इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर आकर्षण बल है तो भीतर की ओर एरो दिखाया जाएगा और प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर एरो, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इन दोनों के बीच अगर F बल कार्य कर रहा है तो कूलाम ने अपने नियम में यही बताया है कि ये दो आवेशित कणों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल है तो इसकी कुछ दिशा होगी, तो हम कह सकते हैं इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मतलब कूलाम का नियम क्या बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, मात्राओं में उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम कंबाइंड रूप में लिखे तो इसको हम दिखा सकते हैं F टोटली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम समानुपाती चिन्ह को बराबर में बदलें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F बराबर, यहां कांस्टेंट K आ जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें K क्या है तो K हम कहेंगे कूलाम्बिक बल नियतांक है। K कूलाम्बिक बल नियतांक है। या कूलाम का बल नियतांक ऐसा भी कहा जा सकता है। कूलाम का बल नियतांक प्रयोगों द्वारा इसका मान निकाला गया। तो प्रयोगों द्वारा इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसके बराबर आया। और बाद में एक राशि मिली जिसका मान इसके के मान के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान भी इसके के मान के बराबर था 9 × 10⁻9 के बराबर। फिर इस सूत्र को कुछ इस तरीके से संशोधित करके इस रूप में लिख दिया गया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कूलाम के नियम से यह प्राप्त सूत्र है। अब इसमें एक राशि एप्सिलॉन नॉट आया है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यह पूरा K के बराबर है, मतलब इसको हम कूलाम्बिक बल नियतांक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम्बिक बल नियतांक कहा जाएगा जो कि K है, उसी के बराबर मान है इसका। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो आया है, एप्सिलॉन नॉट इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहेंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता मतलब विद्युत चालन किस रूप में हो रहा है, विद्युत चालन की माप हम कह सकते हैं। कोई माध्यम है या निर्वात है, उन सब का अपना विद्युतशीलता होता है। ठीक उसी प्रकार निर्वात की भी वैद्युतशीलता होती है। निर्वात क्यों कहा गया, क्योंकि बिंदु आवेश जो रखे हुए थे वो निर्वात में r दूरी पर रखे हुए थे। कूलाम का नियम जो यहां से मिला है हमको, ये निर्वात में ही दो बिंदु आवेशों को r दूरी पर रखा गया है, इसीलिए यहां निर्वात की वैद्युतशीलता आई है।
अगर ये बिंदु आवेश निर्वात की जगह किसी माध्यम में स्थित है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन उस माध्यम की वैद्युतशीलता कही जाएगी। तो अब यहां इसका भी मान प्रयोगों द्वारा मालूम है, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता फिक्स होती है 8.85 गुणे 10 का घात -12 और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है 8.85 10 का घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा। जैसा कि यहां एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दिखाया गया, परीक्षा में भी पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक या विमीय सूत्र। मान लीजिए विमीय सूत्र निकालने के लिए आ जाए कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हम उसके मात्रक से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम जानते हैं, मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी से हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कूलाम आवेश का मात्रक है, एक सूत्र पढ़े हो Q बराबर I इंटू टी विद्युत धारा की परिभाषा से। तो हम कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं। तो विमीय सूत्र के रूप में अगर देखें तो इसी फार्मूले की मदद से एप्सिलॉन नॉट का हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं। C यानी कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा T2A2। कूलाम स्क्वायर का विमीय सूत्र हो गया। नीचे न्यूटन बल का मात्रक है तो इसका विमीय सूत्र MLT-2 और साथ में मीटर स्क्वायर ये लंबाई का मात्रक है L2 लिख देंगे। अब सॉल्व किया जाए तो ये m इसको ऊपर ले जाएंगे तो m की घात -1 हो जाएगी। L एक घात यहां है, दो घात यहां है, L की घात 3 ऊपर ले जाएंगे तो L की घात -3 और T की घात नीचे -2 है, ऊपर जाएगा +2 ये और +2 ये, दोनों मिलकर T पावर 4 बना लेगा और साथ में A पावर 2। इसी को हम एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कहेंगे। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो ये कूलाम के नियम में जो सूत्र प्राप्त हुआ है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये निर्वात में अगर स्थित है दो बिंदु आवेश तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का सूत्र है। मान लीजिए वो बिंदु आवेश निर्वात की जगह किसी माध्यम में स्थित हो और उस माध्यम का वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो अब हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। यदि बिंदु आवेश माध्यम में स्थित हो तब, यदि बिंदु आवेश माध्यम में स्थित है तो माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन लिखा जाता है। साथ ही साथ सभी माध्यमों का अपना परावैद्युतांक भी होता है। परावैद्युतांक क्या है, तो कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं और उनमें विद्युत चालन की जो माप होती है उसी को हम परावैद्युतांक कह सकते हैं। हालांकि मालूम है कुचालक पदार्थों में विद्युत चालन संभव नहीं हो पाता, लेकिन विद्युत यानी आवेशित हो सकता है, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, घर्षण द्वारा आवेशन हुआ था तो आवेशित हो सकता है। तो हमें आवेशित होने की ही बात की जा रही है कि अगर कोई ऐसा माध्यम रख दिया जाए बिंदु आवेशों के बीच जो कि परावैद्युत हो, उसका अपना कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा। परावैद्युतांक को कैपिटल K से लिखते हैं, परावैद्युतांक को कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं और सबसे छोटा मान इसका होता है 1, जो कि निर्वात अथवा वायु के लिए होता है। निर्वात या वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है।
परावैद्युतांक के हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परावैद्युत माध्यम की या किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। जैसा कि अपेक्षिक वैद्युतशीलता भी इसको कहा जा सकता है। अगर किसी माध्यम का वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका जो अनुपात आएगा वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखें। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। हम परावैद्युतांक को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे कम परावैद्युतांक के निर्वात अथवा वायु के लिए होता है, जिसका मान 1 होता है, और सबसे अधिक धातुओं के लिए है। धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है, के बराबर अनंत। ये धातुओं के लिए है। धातुओं में कोई भी धातु हो उसका परावैद्युतांक हम अनंत, अगर वो धातु है तो परावैद्युतांक अनंत कहा जा सकता है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न धातुओं का नाम देके पूछ लेता है कि चांदी का परावैद्युतांक होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 होगा, या 1 से अधिक कोई नंबर दे दिया, या 0 दे दिया, या अनंत दे दिया। तो इस तरीके से ऑप्शनल प्रश्न बन सकते हैं। चांदी कहा गया या किसी भी धातु का नाम ले लिया गया तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, कोई भी धातु होगा। और बाकी अगर कोई अन्य माध्यम है तो निर्वात का 1 और बाकी 1 और अनंत के बीच में अन्य माध्यमों का होता है, जैसे कि जल का 79-80 के आसपास। तो इस तरीके से ये परावैद्युतांक के। अब अगर मान लीजिए बिंदु आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम आ जाए, ये बिंदु आवेश है Q1 Q2, Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, लेकिन इस बार इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम रखा है। अब इनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसका परावैद्युतांक इस माध्यम का हमने k मान लिया, बीच की दूरी अभी भी r ही है, तो निर्वात में थे तब F बल लग रहा था इतना, और अब दोनों बिंदु आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम रख दिया गया जिसका कि परावैद्युतांक k है, तब इनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? तो हम दिखा सकते हैं इसी फार्मूले से, यानी कूलाम का नियम लगा के हम यहां लिख सकते हैं एफ के, मतलब के परावैद्युतांक वाले पदार्थ में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल एफ के 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटा r², ये हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के साथ में k का गुणा हो जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर k को अलग कर दिया जाए, 1/k आगे कर लिया जाए, या डिवाइड कर दिया जाए इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तब क्या मिलेगा? देखिए, इसको इक्वेशन 1 डाला गया था, इसको 2 डाल दिया जाएगा। अब यहां से हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग कर दें। F बटा एफ के, इस तरीके से कर दें। समीकरण 1 को 2 से भाग करें, ये बराबर क्या होगा? जैसा कि ऊपर देख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² बटा नीचे एफ के 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटा r²। यहां देखिए, इस के अतिरिक्त बाकी राशियां सब समान हैं, और ये के पलट के ऊपर जाएगा, के इंटू बाकी सभी राशियां समान है, नीचे ऊपर कट के 1 हो जाएगा, और इसका मान एट लास्ट के बराबर हो। यहां से हम देख सकते हैं एफ के बराबर अगर निकालें, यानी एफ बराबर, तो यह आ जाएगा के इंटू एफ के, या एफ के बराबर लिखा जाए तो एफ बाई के आ जाए। ये सूत्र ये बताता है
कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम आ जाए तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो घट जाएगा। निर्वात में जितना बल लगता था उसका अब 1/k गुना ही लगेगा। तो इस सूत्र से हमें मालूम चलता है कि अगर परावैद्युत माध्यम में बिंदु आवेश रखे हैं तो उसके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाएगा। सबसे ज्यादा बल निर्वात अथवा वायु में लगता है, बाकी अगर कोई माध्यम आ जाए तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा। अब देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम के नियम का अगर महत्व कहें, देखिए कूलाम का नियम चूंकि दो बिंदु आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए हम इस बल को केंद्रीय बल कह सकते हैं। यह एक केंद्रीय बल है और यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह से हो सकता है। आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी है, और व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अगर हम Q1 Q2 को कांस्टेंट मान लें तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पूर्णतः पालन करता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल घटता जाएगा। लेकिन आवेश ये बहुत अधिक दूरी तक भी कार्य करता है और बहुत कम दूरी तक भी कार्य करता है। जो कूलाम्बिक बल है यानी कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों के लिए या बहुत छोटी दूरियों के लिए भी लागू होता है। ये परमाणु नाभिकीय स्तर तक कूलाम का नियम लागू होता है। इसकी सीमा बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत विराट स्तर तक है। अब जैसे हमें मालूम है कि परमाणु के भीतर बहुत सूक्ष्म स्थान में नाभिक होता है और नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है, यानी उनको न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियनों के बीच ये जानते हैं कि नाभिकीय बल कार्य करता है। न्यूक्लियनों के बीच एक नाभिकीय बल कार्य करता है जो उनको एक दूसरे से बांधे रखता है, वो नाभिकीय बल आकर्षण होता है। तो यहां प्रश्न ये उठता है कि उस नाभिक के भीतर प्रोटॉन भी स्थित है, न्यूट्रॉन भी स्थित है और दो प्रोटॉनों के बीच भी आकर्षण कार्य करता है, ये कैसे? तो हमें केवल ऐसा आभास हो रहा है कि शायद वहां कूलाम का नियम न लग रहा हो, क्योंकि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो कूलाम का नियम कहता है कि उनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करना चाहिए, जबकि नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, वहां लागू होता है, लेकिन उसका जो परिमाण होता है बहुत सूक्ष्म होता है। बहुत सूक्ष्म आवेश है दोनों, उनके बीच की दूरी भी बहुत सूक्ष्म है। तो इस तरीके से उनके बीच लगने वाला जो बल होता है बहुत कम होता है, उसकी तुलना में नाभिकीय बल अधिक होता है। इसलिए प्रभाव नाभिकीय बल का प्रदर्शित होता है, लेकिन कार्य वहां भी करता है। अगर नाभिक में कूलाम का नियम लागू ना होता तो शायद कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव ना होता। रेडियो एक्टिव पदार्थ यह सिद्ध करता है कि नाभिक के भीतर भी कूलाम का नियम लागू होता है, क्योंकि भारी पदार्थ जैसे जैसे तत्वों का आकार बढ़ता जाता है, हम जानते हैं कि जो अधिक भारी तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व हो जाते हैं, यानी उनके नाभिक से स्वतः ही कुछ किरणों और कणों का उत्सर्जन होने लगता है, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो अगर यह घटना ना होती तो उनसे अल्फा कण का उत्सर्जन नहीं होता, क्योंकि नाभिक धनावेशित कण है, अल्फा कण भी धनावेशित कण है। कैसे अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया? जरूर वहां रिपल्सन हुआ है। जैसे जैसे न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है तो वहां नाभिकीय बल घटता है और कूलाम्बिक बल फिर बढ़ने लगता है, और एक निश्चित अनुपात के बाद जैसे ही उस अनुपात से अधिक हो जाता है नाभिकीय बल का मान घट जाता है, कूलाम्बिक बल अधिक हो जाता है, वो अपना प्रभाव दिखाता है और रेडियो एक्टिव तत्व को बना देता है। यानी कूलाम के नियम का हम लोग महत्व पढ़ चुके हैं कि वो बहुत बड़ी दूरियों पर भी लागू होता है, बहुत छोटी दूरियों पर भी लागू होता है, और ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और यह केंद्रीय बल है। यह सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। अगर कहा जाए सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप,
देखिए, जैसे हमने दो बिंदु आवेश ले लिया Q1 और Q2। अब अगर हम दूरी को इधर से मापे, इस डायरेक्शन से इधर की ओर, इस दूरी को हम R12 लिख सकते हैं, R12। या इस आवेश से इधर की ओर माप रहे हैं तो इस दूरी को अब हम R21 कह सकते हैं। कूलाम के नियम से जो दोनों आवेशों के बीच बल लगता है वो दोनों पर एक दूसरे पर बराबर मात्रा में लगता है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि बताइए Q1 पर बल Q2 के कारण कितना लग रहा है, तो इतना ही बल Q2 के कारण Q1 पर लगेगा और इतना ही बल Q1 के कारण Q2 पर लगेगा। दोनों पारस्परिक हैं और ये दोनों केवल दिशा इनकी विपरीत है, परिमाण में दोनों बराबर होते हैं। यानी कूलाम का जो ये नियम है, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पुष्टि करता है, इसका सदिश स्वरूप। तो अब यहां से देखें, अगर इस आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, तो Q2 के कारण Q1 पर बल की दिशा अगर दिखाई जाए, देखिए Q1 Q2 को थोड़ा ऊपर यहां लिख दें Q1 और इसको लिख दिया Q2। इस आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा ये होगी, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी। इसको हम लिखेंगे F12, यानी आवेश Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है उसको हमने लिख दिया F12। अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल को हमने F21 लिख दिया। इन दोनों बलों का परिमाण बराबर, दिशा विपरीत। सदिश स्वरूप अगर लिखे, यानी F12 का मान लिखना है तो F12 का सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर। और साथ में दिशा को प्रदर्शित करने के लिए यहां हम R12 का एक कैप ले लेंगे, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तथा F21 के लिए अगर सूत्र लिखें तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 स्क्वायर, और साथ में यहां R21 कैप लगाएंगे। R12 और R21 कैप जो लगाया गया है दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमें मालूम है कि R12 कैप, R21 कैप, ये परिमाण में दोनों लंबाई बराबर है, चाहे इधर से नापे चाहे इधर से नापे, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण हम इसको माइनस में R21 के बराबर कर सकते हैं। और फिर यहां से देखा जाए तो क्या सिद्ध हो रहा है कि F12 और F21 ये दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत होंगे। तो कूलाम के नियम से यहां न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि हो जाती है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पुष्टि हो गई। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में विस्तृत चर्चा किया और हर चीजें उनके बारे में जाना। अब शेष अगले दिन बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।